बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं और अभी से ही ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि बीजेपी हारेगी या जीतेगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लगता है बस एक रास्ता है, समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे, उसके बाद वो इलेक्शंस जीतने की कोशिश करेंगे। उनको कुछ सोचना समझना है ही नहीं कि बीजेपी की ताकत क्या है, बीजेपी की कमज़ोरी क्या है और कैसे बीजेपी उनकी सिंपल स्ट्रेटजी को अपने लिए हथियार बना लेगी। यानी आप जिसे अपनी ताकत समझ रहे हैं उसे आपकी कमज़ोरी बना दिया जाएगा। इसलिए आज हम थोड़ा सा बीजेपी को भी समझेंगे और सबसे अहम चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है अपनी ताकत। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम कम्युनिटी इतनी पावरफुल है कि वह सारे देश के मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन सकती है, फिर भी वो खुद में ही उलझी हुई है। बीजेपी हर इलेक्शंस में आपको बंटवारे के बारे में ज़रूर बताती है और आपको उस गिल्ट के साथ बांध देती है। आज मैं आपसे बंटवारे और पाकिस्तान को लेकर खुलकर कुछ बातें क्लियर करने वाला हूं। सबसे अहम चीज़ कि बीजेपी की बनाई इस एंटी मुस्लिम सियासत को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई सेकुलर पार्टी नहीं ख़त्म कर सकती, इसको आप ही ख़त्म कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वो सूबा जो दिल्ली के रास्ते को साफ करता है। कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया मतलब उसने दिल्ली जीत ली। अब वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश बेशक हिंदुस्तान का एरिया के लहजे से सबसे बड़ा सूबा ना हो, लेकिन आबादी के लहजे से वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसीलिए इंडिया की पार्लियामेंट लोकसभा में 543 टोटल सीट्स में से 80 सीट्स अकेले उत्तर प्रदेश होल्ड करता है। यानी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ये फैसला करने के लिए कि किसकी हुकूमत आएगी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आपके और मेरे लिए जानने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल सूबे में सबसे बड़ी मुसलमान आबादी रहती है, मुस्लिम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। साल 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19.3% थी, लेकिन उस वक्त भी बहुत से मुस्लिम एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये आबादी ऑलमोस्ट 21% के करीब साल 2011 में ही थी। और अगर हम 2001 से 2011 के बीच में इन दोनों सेंसस के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो मुस्लिम आबादी 2001 से 2011 तक 0.8% बढ़ी थी, यानी 18.5% से 19.3%। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो आज सेंसस को हुए 16 साल हो चुके हैं, कोई ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से इस वक्त प्रदेश की 22% आबादी मुसलमान है। यानी अभी अगर प्रदेश की टोटल आबादी 25 करोड़ है तो उसमें से 5.5 करोड़ लोग मुसलमान हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी और मजबूत कम्युनिटी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मुसलमानों का ओपनली प्रोसिक्यूशन होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच दी जाती है और बहुत से मुस्लिम्स जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां उनकी तादाद कम है उन्हें किनारे से लगा दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मुसलमानों के पास कोई कलेक्टिव फोर्स नहीं है जो जवाबदेही मांग सके या उनके हक़ की लड़ाई डटकर लड़ सके, मुजरिमों पर कानूनी और समाजी कार्रवाई कर सके। अच्छा, आज तक मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर पाया, एक कलेक्टिव फोर्स क्यों नहीं बना पाया जब इतनी बड़ी आबादी थी उसके पास? उसका भी एक रीज़न है और वो रीज़न उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के माइंड सेट में है। क्या है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनी ताकत समझता ही नहीं है, उसको अपनी आबादी का पता ही नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको नहीं पता था कि आखिर सेकुलर पार्टी से डील कैसे करना है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या तो अपने बारे में सोचते थे या उन्हें शर्म आती थी कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बैठकर स्पेशली मुसलमानों की बात कैसे कर सकते हैं इंडिया के सेकुलर फ्रेम में, कि हम अगर ये बोले कि मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए तो ये तो हमें कम्युनल बना देगा, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। और इसी वजह से मुसलमान डाउन होते चले गए। 1947 के बाद उत्तर प्रदेश का मुसलमान एकोमोडेटेड और डिफेंसिव हो गया, जिसके बाद वो कभी भी उठ ही नहीं पाया। उनको लगता था कि 1947 में कंट्री बटी तो उनका हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, अब हिंदुस्तान में तो उनके लिए सांस लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की फाउंडेशन, आधारशिला है। आपका हिस्सा पाकिस्तान में, ये बात कितनी बकवास और बेबुनियाद है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ज़रा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत को समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत होती है। उसी के बाद आप एक स्टैंड ले पाएंगे, उसके बाद आप एक पॉलिटिकल फोर्स बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 22% है। उत्तर प्रदेश में टोटल 915 कस्बे हैं, जिनमें से 231 कस्बों में मुस्लिम मेजॉरिटी है। यानी कि आप प्रदेश के 25% कस्बों में मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो डेटाज हैं ये सारे 15 साल पुराने हैं। उस वक्त बहुत से ऐसे कस्बे थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी होने वाले थे और अब तक वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुके हैं। यानी कि ये सिर्फ 231 नहीं, ये 240 या 250 हो सकते हैं। आपकी
टोटल उत्तर प्रदेश के कस्बों में 27% कस्बे मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। उत्तर प्रदेश की टोटल अर्बन पॉपुलेशन का मुस्लिम्स 32.2% है और गाँवों में 15.6% है। अब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप गांव के अंदर कम होते हैं अपनी स्टेट एवरेज के अकॉर्डिंग, मतलब आपके पास लैंड होल्डिंग्स कम हुई है। उत्तर प्रदेश में 13 ज़िले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40 से 50% है। 16 ज़िले और ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 30 से 40% है। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां मुसलमानों की आबादी 1/4 है या 20% से ज़्यादा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के आप किसी भी ज़िले में जाएँ वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 314 ताल्लुक्स हैं, जिसमें 18 ताल्लुक्स नॉन अर्बन हैं, यानी बचे 294, और 294 में से 106 ताल्लुक्स मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। ये सारे डेटास की अहमियत आपको तब समझ में आएगी जब आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में आप अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग बराबर होना चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि 403 लोगों में से 22% लोग मुसलमान होने चाहिए असेंबली के अंदर। जिस दिन आपने ये अहद लिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये बातें समझा दी, तब आपको इन डेटास की अहमियत समझ में आएगी और तभी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इन डेटा से डरेंगी। एक और डेटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डायरेक्टली आपकी आंखें खोलेगा। 143 सीट्स का एक स्पेशल डेटा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 68 सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 35% से 68% है। अब इन 68 में से 8 सीटें आप छोड़ दो, क्योंकि वो 8 सीट्स दलित समाज के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद अनदर 89 सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से 30% है। यानी कि यहाँ पर मुसलमान वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो जीत को डिसाइड करता है। अगर वो चाहेगा तो ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ पसंद होती हैं, उन पसंद के अकॉर्डिंग भी वो लोग काम करते हैं। यानी आप डायरेक्टली 403 सीट्स में से 143 सीट्स के ऊपर इफ़ेक्ट रखते हैं और बहुत सारी को डायरेक्टली जीत सकते हैं। अब इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिनके साथ भी आप साठ गांठ गठजोड़ बनाएं, उनसे ये कहें कि कम्युनिटी का भी एक गोल है 80-90 सीट्स करके असेंबली में पहुंचना, लखनऊ में जाना। आप उन पॉलिटिकल ग्रुप्स से बात करें जो एक पर्टिकुलर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस रखते हों, उन बिरादरियों से बात करें, बड़े पॉलिटिकल पार्टी और सेकुलर पार्टी से बात करें और उन्हें अपने अल्टीमेट गोल के बारे में बताएं कि 22% हैं। अगर आप हुकूमत बनाएंगे तो 22% मिनिस्टर्स मुस्लिम्स होंगे। आपको इसी तरह बात करनी है। आप अपना लीडर ना भेजें सेकुलर पार्टीज़ के पास बात करने के लिए, अपना कोई खादिम ही भेज दें, क्योंकि मुसलमानों को शर्म आती है एक मुसलमान नाम का लीडर भेजते हुए, उनको ये बुरा लगता है। तो आप उसको ना भेजें, खादिम को ही भेज दें जो मर्दों की तरह सेकुलर पार्टी से बात कर सके कि भाई हमारी आबादी ये है, हम इस तरीके से आपको सर्व करने वाले हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ जाकर हमारे मुसलमान लीडर्स बोलते हैं कि मुसलमानों की तो कोई डिमांड्स है ही नहीं, वो तो बस आपको इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, वो तो बस बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तो हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर लीडर साहब आपकी कोई डिमांड ना हो, लेकिन मुसलमानों की डिमांड्स हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं, मुसलमानों के इंटरेस्ट हैं, और जिसे अब ये कम्युनिटी लेकर रहेगी उसके साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ से बात? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी बात सुनेंगी कि कहीं पर आपकी पॉपुलेशन 30% है, कहीं पर आपकी पॉपुलेशन 20% है, तो क्या इन 30 और 20 के बदले आपको एक अलग से कहीं सीट मिलेगी जहां पर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से दूसरी वो बिरादरियां जिनको इन्होंने अलाइंस में ले रखा है वो वोट डाल रही होंगी? क्या वो आपकी पॉपुलेशन परसेंटेज की इज्जत करेंगी? क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉसिबल बहुत सारी जगह उत्तर प्रदेश में ही है। 10 से 12% ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में और उनके पास 52 MLAs हैं। ये डेटा देखो आप, वो अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज से ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ 8% राजपूत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और उनके पास 50 MLAs हैं। दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये 20% भी नहीं है। और ले कितने गए MLA? 102 MLAs। आप 22% हैं, आपके पास कितने MLAs हैं? 34 MLAs। इतना ख़राब डेटा है आपका, शर्म से डूब मरने वाली बात है। हमें खुद से सवाल करना होगा कि इन्होंने कैसे कर लिया और हम कैसे रह गए। इनके पास अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे ज़्यादा चैलेंजेस हो जाएंगे अगर ये लोग पॉपुलेशन पंडित और ब्राह्मण गिनने लगे तो। ये कोई ना कोई स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, जिस स्ट्रेटजी के तहत ये हमेशा अपने नंबर्स को इम्प्रूव करके रखते हैं, अपने नंबर्स को अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखते हैं असेंबली में।
अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी के अंदर रहकर ये लोग हिंदुत्व पॉलिटिक्स करके ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी सरकार का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपको ये लोग एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में नजर आएंगे। चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, हर जगह पर आपको ये दिखेंगे और बड़े नंबर्स में दिखेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि इनके नंबर्स डाउन हुए हों बीच में, लेकिन बाद में ये नंबर्स फिर से उठ जाएंगे। अब आपके पास एक कहने के लिए होगा कि हो सकता है ये लोग रिसोर्सेज पर हमेशा से कंट्रोल करते हुए आए, तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करके उन पोस्ट पर बैठ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। आपने कौन सी साठगांठ की, आपने जिन लोगों के साथ अलायंस बनाया, जिन लोगों के साथ आप खड़े हुए, जिन्होंने ये धोखा दिया कि वो पिछड़ों को आगे ले जाने की सियासत कर रहे हैं, उन लोगों ने कितना पिछड़ों को आगे कर दिया, या आपने मुस्लिम कम्युनिटी को कितना आगे कर दिया, जो हमें इस 70 साल के सिस्टम ने पीछे किया है। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सारे फैसले जज्बात में आकर करते हैं। दलितों के साथ गलत हो रहा है तो अब दलितों के साथ हम अलायंस बनाकर बीजेपी को हरा देंगे। दलित्स के जो 70% लोग हैं वो बीजेपी को वोट डालते हैं। उनमें सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो खुददार हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और अपने मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं और अपनी बात करते हैं सिर्फ। बाकी सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। अब हिंदुस्तान का मुसलमान क्या करता है? उन 70% लोगों को नहीं देखता, सिर्फ 30% लोगों को देखकर फैसला कर लेता है सियासत का। आपको सोशल एकता और पॉलिटिकल एकता में फ़र्क देखना पड़ेगा। उससे आपका नुकसान क्या होता है? आप नारे लगा रहे हैं ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, उधर वो 70% लोग बीजेपी के साथ हैं ही। इधर आपने दो कम्युनिटीज़ को नाराज़ कर दिया, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, वो भी बीजेपी के साथ हैं। फिर बाकी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बीजेपी उनको राशन देकर उन्हें अपनी तरफ ले आई। यानी कुल मिलाकर आपने मुस्लिम्स के खिलाफ एक कलेक्टिव वॉइस बना दी, सारे लोगों को यूनाइट कर दिया। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ समझौते करो। अगर किसी आदमी के साथ गलत होता है, अगर वो दलित है, आप उसके साथ खड़े हो, उसके साथ पुलिस स्टेशन जाओ, उसके लिए लॉयर अपॉइंट कर दो, उसकी मदद कर दो, पैसे से उसकी मदद कर दो, हर तरीके से आप एक सोशल लेवल पर उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन जहां बात सियासत की आएगी तो आपको 100 नहीं 110% कन्फर्म होना चाहिए कि वो आपके साथ हैं। और अभी की जो मेरी कैलकुलेशंस हैं वो आपके साथ नहीं हैं, उनके मेजॉरिटी लोग बीजेपी के साथ हैं। अगर उनको जो उनकी अपनी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़कर अपने आप को अपने सारे हुकूक दिलाने हैं, तो उसके लिए हिंदुस्तान का मुसलमान और देश की सारी माइनॉरिटीज़ उनके साथ हैं। लेकिन सियासत गिव एंड टेक की पॉलिसी से चलती है। आपको खुदगर्ज बनना पड़ेगा। अगर आप खुदगर्ज नहीं बने तो हिंदुस्तान की सियासत आपको खा जाएगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे अचीव करने की कोशिश ना की हो। उन्होंने डिमांड्स बेशक ना की हों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनकी डोमिनेंस बनी। लेकिन डोमिनेंस के बाद जहां धीरे धीरे करके ऊपर जाना था, जैसे ही सियासत बदली, बीजेपी अपनी नई सियासत लेकर आई, उसमें मुसलमानों का बैलेंस बिगड़ गया। और सोच ये नहीं थी कि मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ाना है, सोच ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। साल 2007 में जब बीएसपी ने गवर्नमेंट बनाई तो 56 मुस्लिम एमएलएज लखनऊ पहुँचे थे। फिर साल 2012 में जब एसपी ने गवर्नमेंट बनाई तो 69 मुस्लिम एमएलएज लखनऊ पहुंचे थे। यानी कि मुस्लिम्स धीरे धीरे करके असेंबली में अपने पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ रहे थे। अगर वो स्टेट में 19.3% ऑफिशियली थे तो 17.4% 2012 में असेंबली में पहुंच चुके थे। क्यों पहुंच चुके थे? क्योंकि पहुंच सकते थे। लेकिन अल्टीमेट गोल ना मुसलमानों का ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का शेयर बढ़ाना नहीं था, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जिताना था। और मुस्लिम्स आगे भी दीवानगी का शिकार हुए। कोई कांग्रेस का दीवाना था, कोई एसपी का दीवाना था, कोई बीएसपी का दीवाना था, और इसकी वजह से वोट स्प्लिट हुए। बीजेपी की पावर बढ़ी और बीजेपी ने मुस्लिम्स को उन सीट्स पर भी हरा दिया जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, 50% से भी ज़्यादा हैं। ऐसी सीट्स भी आप हारे हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि कोई कम्युनिटी गोल नहीं था। अगर कम्युनिटी गोल होता तो बेशक बीजेपी जीतती, लेकिन हमारे नंबर्स बढ़ते या वही रहते। तो हमें करना क्या चाहिए? ऐसे तो बस हम अपने पॉपुलेशन परसेंटेज के ऊपर और उसके अकॉर्डिंग एमएलएज बनाने के चक्कर में रहेंगे। गवर्नमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। फिर तो बीजेपी हमारा सालों साल परसिक्यूशन करेगी। तो आपको सबसे पहले बीजेपी ने जिस खेल की शुरुआत की है उस खेल को ख़त्म करना है। लेकिन उसे कैसे ख़त्म करना है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जो एक बेवकूफ़ी पाली थी अपने दिमाग में कि उनका हिस्सा पाकिस्तान में है, किसके कहने पर? बीजेपी, आरएसएस और उनकी जो बाकी सारी ब्रांचेस हैं उनके कहने पर। उनसे इन्होंने ये सीखा कि आपका ये वतन है ही नहीं, आपका हिस्सा तो पाकिस्तान में, तो आपको यहाँ पर चुप रहना है। जबकि स्टेट के अंदर इतने बड़े पढ़े लिखे दानेश्वर मुसलमान थे जो कि आराम से समझा सकते थे। स्टेट में लिटरेसी सबसे ज़्यादा बेहतर मुसलमानों की थी। स्टेट में सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स मुसलमानों के थे। लेकिन वो लोग अपनी स्टेट के मुसलमानों को ये समझाने में नाकाम रहे कि ये एक प्रोपेगेंडा है। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई नई बहस ना छिड़ जाए।
उन्होंने क्लियरली आपको ये नहीं बताया कि जो पाकिस्तान बना है वो पाकिस्तान इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में नहीं बना, वो पाकिस्तान इंडिया के ओनली मुस्लिम एरियाज़ में बना है। पंजाब और बंगाल को डिवीज़न से पहले उन्हें ही डिवाइड कर दिया गया था कि यहाँ पर इस इलाके में, मतलब वेस्ट बंगाल में और ईस्ट पंजाब में, यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है। पाकिस्तान में जो आज सारे मुस्लिम इलाके आते हैं वो हमेशा से मुस्लिम मेजॉरिटी ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर 90-95% पॉपुलेशन हमेशा से मुसलमान रही है। सिंध और पंजाब में जो हिंदू पॉपुलेशन या सिख पॉपुलेशन रहती थी, उसके बदले अगर वो यहाँ पर आए तो यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर बस गए, ये बराबर हो गया। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया को अपना घर चुना और इंडिया की गवर्नमेंट को एक्सीड किया। हरी सिंह जो कश्मीर के अंदर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के किंग थे, उन्होंने इंडिया को एक्सीड कर दिया। जूनागढ़ इंडिया के अंदर आया। मतलब आप अपनी खुद की ज़मीनों पर रह रहे हो। अगर आप पॉलिटिकल एतबार से देखोगे तो दर्जनों मुसलमान रियासतों ने हिंदुस्तान को ज्वाइन किया। अगर आप सिविलाइजेशनल और कल्चरल एतबार से देखोगे तो जैसे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बंगाल का मुसलमान हज़ारों सालों से अपनी ज़मीन के ऊपर रह रहा था, वो कहीं और से नहीं आया था, ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान के बाकी इलाकों के मुसलमान भी अपनी ज़मीन पर रह रहे थे। अब बंटवारे के वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि अनडिवाइडेड पंजाब में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी थी तो वहाँ से सारे हिंदूज़ और सिखों को ये पूरी ज़मीन छोड़कर सेंट्रल इंडिया आना पड़ा था। या आप बंगाल का एग्जांपल ले लो, ऐसा नहीं हुआ था कि वहाँ के सारे नॉन मुस्लिम्स या हिंदूज़ को वो ज़मीन छोड़कर सेंट्रल इंडिया आना पड़ा था, इतने बड़े लैंड के टुकड़े। अब वहाँ पर तो लैंड खाली पड़ा रह गया, हिंदुस्तान का मुसलमान गया ही नहीं, वहाँ से नॉन मुस्लिम आ गए। इनका परसेप्शन ये है, अगर बंटवारा इस तरह से हुआ होता तो वहाँ से आए लोगों को हमारे यहाँ रहना था, हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ जाना था। तो बंटवारा हिंदू और मुसलमानों की कंप्लीट सेपरेशन का नहीं था, बल्कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ का ओनली मुस्लिम एरियाज़ के साथ था। तो साफ बात यह है कि अगर बंटवारा हिंदू और मुसलमानों का होता तो हालात ऐसे नहीं होते। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बचाया है और पाकिस्तान के आइडिया को सिकोड़ा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया पाकिस्तान में चला गया, मुसलमानों का घर तो वहीं है। लेकिन मुसलमानों का घर वो हो ही नहीं सकता। जैसे आप राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, यहाँ पर एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेम उसी तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% कवर करता है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारा इलाका पहाड़ी है, वहाँ पर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन हमेशा से इसी तरह रहती थी, सख्त माहौल में। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन उन इलाकों में जाकर नहीं बच सकती थी। इसीलिए जिन्ना साहब के इस आइडिया को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पूरी तरह मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि आप ये जो मुल्क का बंटवारा कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का 3 हिस्सों में बंटवारा कर रहे हैं। इसलिए वो उनके आइडिया से पूरी तरह पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ की इतनी मैसिव पॉपुलेशन को वहाँ ले जाकर नहीं बसाया जा सकता। वो भी बर्बाद हो जाएंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, देश के बाकी सारे मुसलमानों ने, दक्कन के मुसलमानों ने बिल्कुल क्लियर कट बोला कि पाकिस्तान हमारा घर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा घर है। हमारे बुज़ुर्गों को जो सेंट्रल इंडिया में रहते थे, जो दक्कन में रहते थे या नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, उनको सारी चीज़ें अच्छे से पता थी। इसीलिए वो अपनी ज़मीनों को छोड़कर नहीं गए और इसीलिए जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भेजने के लिए कोई प्रेशर नहीं बनाया, क्योंकि उनमें भी दानिश्वरों को ये बहुत अच्छे से पता था कि बंटवारा कैसे हुआ है, किस सूरत में हुआ है, किस तरह हुआ है और क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान वहाँ नहीं जा सकता। ये आपका घर है, इस झूठे प्रोपेगेंडा से बाहर आ जाएं कि पाकिस्तान में आपको कोई प्लॉट अलॉट किया गया था, वो अभी तक आपको नहीं मिला है, या वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ जाना है, या यहाँ पर आपका हिस्सा ख़त्म हो गया था, वहाँ आपका हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं है। बंटवारा पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपके बुज़ुर्गों ने बंटवारा नहीं किया। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने लीडर्स को इस गिल्ट से बाहर निकालना है, क्योंकि आपके लीडर्स तो इतने समझदार हैं नहीं जो आपको गिल्ट से बाहर निकालें। आप इन लीडर्स को गिल्ट से बाहर निकालो और इनसे सवाल पूछो कि तुमने आज तक वैसे सियासतदानों से बात क्यों नहीं की जैसे ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, दलितों ने और बाकी सारे ग्रुप्स ने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ चढ़कर सियासी जमातों से ये कहा कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, हमारा सोशल डेवलपमेंट करो, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ाओ। इन सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने क्यों नहीं कहा? इनके ऊपर हमेशा ये बातें भारी क्यों पड़ी हैं? तो हमें करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले हमें बीजेपी के गेम को समझना पड़ेगा। इनसे नफरत अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इस देश की किसी भी सेकुलर पार्टी से फिलहाल ज़्यादा एक्टिव और पॉलिटिकली मैच्योर है। वो अपने एंटी मुस्लिम वोटर को हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड
एंटी मुस्लिम हेट्रेड का इंजेक्शन देते हैं और वो उसे हमेशा मिलता है। वहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी को उस तरह नहीं फैलाती, वो बीजेपी की प्लेबुक का हिस्सा बन जाती हैं जहां पर फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी उस तरह की सियासत की शुरुआत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें आप सेकुलर समझते हैं वो उस गेम का हिस्सा बनेंगी तो उस गेम को उसकी तरह नहीं खेल पाएंगी। और अगर वाकई में ही सेकुलर पार्टीज को बिग टेंट में यकीन होता तो सेकुलर पार्टीज 2024 का इलेक्शंस जीत चुकी होती। बिग टेंट में इनका यकीन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से टीएमसी के पीछे बंगाल में पड़ गई थी। उनका थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है अपने हार्डलाइन वोटर के लिए कि उनके हुकूमत में आने से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था और जैसे ही वो गवर्नमेंट में आए उन्होंने इसे ख़त्म किया है। कांग्रेस पार्टी की पहले भी गवर्नमेंट और अभी भी अगर गवर्नमेंट आती है तो भारत एक मुस्लिम राजशाही की तरह जैसे पहले काम करता था वैसे अभी काम करेगा, तो आपको उन्हें आने नहीं देना है। फिर उनका थॉट प्रोसेस क्या कहता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके या कोई भी सेकुलर पार्टी, ये सारी की सारी पार्टीज़ मुसलमान इनका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि ये मुसलमानों की पार्टीज़ हैं। अगर वो मुसलमानों की पार्टीज़ हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हिंदुओं की पार्टी कौन है, बीजेपी। आपको हो सकता है हंसी आ रही हो, लेकिन ये स्ट्रेटजी कमाल की क्योंकि यहाँ पर ये काम करती है। यानी अगर मुसलमान सेकुलर पार्टीज़ को वोट डालते हैं तो वो सेकुलर पार्टी को मुसलमान पार्टी बना देंगे, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो लोग ऊपर से डिफेंसिव हो जाते हैं और जैसे ही वो डिफेंसिव हुए अपने आप को हिंदू बनाकर दिखाते हैं, मतलब खुद की कोई आइडियोलॉजी बची नहीं, मुसलमान लटक गया क्योंकि बीजेपी की पिच पे जाकर वो खेल रहे हैं, बीजेपी उस गेम को आराम से जीत जाती है। दूसरा, अगर कोई मुसलमान अपनी पैन इंडिया मुस्लिम पार्टी बनाता है या कोई मूवमेंट छेड़ता है तो बीजेपी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बीजेपी उसको हवा देगी क्योंकि मुसलमानों की एक पार्टी बन गई, इसमें मुसलमान नाम भी है, तो हिंदुओं की पार्टी बीजेपी कंफर्म। उसके बाद वो सारी सेकुलर पार्टीज़ को ही ख़त्म कर देगी और आप बन रहे हो सैक्रिफिशियल लैम्प। मौजूदा सियासत की यही हकीकत है और इसे ख़त्म करने के लिए हमें इस गेम को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना होगा। एक तरह से बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी करना होगा, बीजेपी वर्सेस टीएमसी करना होगा, बीजेपी वर्सेस कोई दूसरी सेकुलर पार्टी करना होगा और आपको खुद को अलग करना होगा। हमें स्टेट के सारे मुस्लिम पब्लिक फिगर को एक तरफ लाना पड़ेगा, सारे सोशल एक्टिविस्ट, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी लोग डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं वो एक साथ आएँ और हर एक सीट को टारगेट करें, हर एक मुस्लिम मेजॉरिटी सीट को, कि इस बार हम यहाँ पर ये आदमी खड़ा करने वाले हैं और उसको पूरी कम्युनिटी वोट डालने वाली है। अगर आप अपने आप को किसी भी पार्टी के साथ एसोसिएट करेंगे, वो पार्टी अभी की सियासत के हिसाब से मुसलमानों की पार्टी होगी और मुसलमानों की पार्टी का मुकाबला 80% हिंदुओं की पार्टी से होगा, जो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से लड़ते हैं हारेंगे। हो सकता है हमें इसका थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जिस तरह की सियासत बीजेपी इस वक्त कर रही है। और इस वक्त भी हम स्टेट के अंदर कोई बहुत पावरफुल नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी सिर्फ 34 एमएलएज ही असेंबली में हैं। और अगर हम इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो 34 से कहीं ज़्यादा एमएलएज हम एज अ कम्युनिटी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद उनका जो मन करे वो करें, जिसको ज्वाइन करना है करें, लेकिन अगर आप अपने आप को एसोसिएट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बीजेपी को किन मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से? अनएम्प्लॉयमेंट पर, लिटरेसी रेट पर, पॉवर्टी पर, जीडीपी पर, ट्रेड पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, गवर्नेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और जब भी मामला इन सारी चीज़ों का आएगा तो बीजेपी नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि बीजेपी की सिर्फ एक कमज़ोरी है कि बीजेपी एक नाकाबिल पार्टी है। सिर्फ एक कमज़ोरी, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये एक नाकाबिल पार्टी। आप इनके नेता देख लो, इनका सिस्टम देख लो, पूरी तरह ऑलरेडी क्रैक्ड है। आप इनके मिनिस्टर्स पे नज़र डालो, इनका स्ट्रक्चर देखो, इनकी काबिलियत देखो, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे ही मुसलमान मुद्दा हटा, इनको सही मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा और तब इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी टीएमपी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर ले। टीएमपी न्यूज़ ऐप के 10,000 डाउनलोड्स पूरे हो गए। आप जितने भी लोग टीएमपी न्यूज़ ऐप को यूज़ करते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो लोग टीएमपी न्यूज़ ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। वहाँ पर आपको न्यूज़ आर्टिकल्स, एनालिसिस और डेली बेसिस पर लाइव अपडेट्स मिलती हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीटली फ्री हैं, लेकिन फिर भी काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ख़रीदना चाहिए। ये टॉपिक इतना छोटा नहीं था, मेरी स्क्रिप्ट बहुत लंबी है, हम आगे भी इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना था, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।